हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट टॉपिक तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पूरा टॉपिक को अच्छे रूप से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरा वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में हमने 5 वंशों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था और आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश में 4 राजा हुए थे और सबसे ज़्यादा शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत में कोई वंश था तो वो तुगलक वंश ही था। तो चलिए तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं। सल्तनत में स्वार्थिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था। इस वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, यानी गयासुद्दीन तुगलक था। तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे मध्यपंथी नीति कहा गया है। उसके बाद फिर उसने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई और नहरों का निर्माण करवाया। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम सिंचाई और नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद फिर इसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। इसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया और उसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन ने सरकारी कर्मचारियों को राजस्व वसूली में हिस्सा ना देकर उन्हें कर मुक्त जागीरें दे दी। गयासुद्दीन तुगलक के कार्य, इसने लगान के रूप में उपज का 10 में 1 भाग या 12 में 1 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी कराया। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पूर्ण लौटा दी। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सल्तनत काल में ऐसा कौन सा वंश था जो सर्वप्रथम भारत में सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। जिस प्रकार से हमने खिलजी वंश में पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सल्तनत काल में क्या किया था, घोड़े दागने की प्रथा शुरू किया था। उसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने भी ये कार्य किया था। तो अब यहाँ से हम लोग सैन्य अभियान देखेंगे। तेलंगाना विजय हुआ था। जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की और इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो ये जूना खां था। फिर तिरहुत विजय यानी मंगोलों पर विजय हुआ था। चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके संबंध जो थे ये कटुतापूर्ण थे। जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान से लौट रहा था तो उसने दिल्ली आने से पहले ही औलिया को दिल्ली छोड़कर चले जाने को कहा। यह सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली दूर है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, इसका नारा किसने दिया था, तो ये दिया था औलिया ने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, तो गयासुद्दीन जब अफगानपुर नामक गांव में विश्राम कर रहा था तो लकड़ी के महल की छत गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था। उसे उसके द्वारा तुगलकाबाद में बनवाए गए कब्र में दफनाया गया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासन बना। इसका जो शासनकाल था ये 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था।
तथा उसने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उलूग खां की उपाधि किसने धारण की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धारण की थी। वह गयासुद्दीन का पुत्र था। इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसे दिल्ली का गाजी नियुक्त किया गया। उसने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा तुगलक वंश में राजा था जिसने अपना राजदूत बनाकर चीन को भेजा था, तो इब्न बतूता को भेजा था। और इब्न बतूता भारत के किस सल्तनत काल में और किस शासन के काल में भारत आया था और कब आया था, तो 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। उसने अपने सिक्के पर अल सुल्तान जिललिह इलाह का अंकित कराया था, यानी कि सुल्तान ईश्वर की छाया है, उसका अंकित करवाया था। और उसके शासनकाल में साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर पूरा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। प्रशासनिक परिवर्तन कैसा हुआ था, तो वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया और भारतीय मुसलमानों एवं हिंदुओं को भी सम्मानित पद प्रदान किए। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सल्तनत काल में ऐसा कौन सा शासक था जिसने दिल्ली में प्रथम सुल्तान था जो कि योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था और हिंदुओं और मुसलमानों को भी सम्मानित पद प्रदान किया था। तो ये किसने किया था? गयासुद्दीन का पुत्र किया था। उसने 2 बार यानी कि उसने 2 आब में कर वृद्धि की। उसने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग खोला और एक नया मंत्री अमीर को ही नियुक्त किया। उसके बाद फिर राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी में हुआ। उसने दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की तथा देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा। उसकी यह योजना असफल हुई, जिससे प्रशासन तंत्र के साथ राजस्व का भारी नुकसान हुआ, यानी प्रशासन तंत्र के साथ राजस्व का भारी नुकसान। प्रशासनिक परिवर्तन में सांकेतिक मुद्रा भी था। 1329 से 1330 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की एक और असफल योजना थी प्रतीक मुद्रा का चलन आरंभ करना। उस समय चांदी के सिक्कों को टका एवं तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इस मुद्रा का चलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी का सामना करने के लिए किया गया था। इसने तांबे या पीपल के सिक्के चलवाए। इससे पहले चीन में कुबकली खां के समय सांकेतिक मुद्रा का चलन सफलतापूर्वक किया गया था। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि मध्यकालीन में यानी सल्तनत काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो टका कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो जीतल कहा जाता था। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, इसलिए इसको याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान भी हुए थे। उसके काल में एकमात्र मंगोल आक्रमण 1328 से 1329 ईस्वी में अलाउद्दीन तारमसीरीन के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने खुरासान यानी अफगानिस्तान को जीतने की योजना बनाई और सुल्तान ने सेना को भंग कर दिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 से 1338 ईस्वी में कुराचिल अभियान किया, जिसका उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अपनी अधीनता में लाना था जहां अधिकांश विद्रोहियों को शरण प्राप्त होती थी। यह स्थान आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुमायूं जिले में था। इस आक्रमण से सुल्तान की सैन्य शक्ति दुर्बल हुई। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहुत सारा विद्रोह भी हुआ था। सबसे पहले गुलबर्ग के नेतृत्व में सागर के जागीरदार बहाबुद्दीन गुशर्फ का विद्रोह हुआ था। फिर मुल्तान के सूबेदार बहरान आइबा का विद्रोह हुआ था। फिर 1327 से 1328 में बंगाल का विद्रोह हुआ था। फिर सूनम और समाना कड़ा बीदर अवध का विद्रोह हुआ था। 1336 में विजयनगर का विद्रोह हुआ था और 1347 में देवगिरी में विद्रोह एवं बहमनी राज की नींव रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने
1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और इसी के साथ 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था तो उसी समय दक्षिण में दो भाई था जिसका नाम हरिहर एवं बुक्का था। दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी जो कि विजयनगर के नाम से जाना जाता था और उसी समय 1347 ईस्वी में एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी जो कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अतः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी का कहना है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने ये बोला था कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला था। किसकी मृत्यु पे? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे। तो किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। इसका शासनकाल 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक था। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी तब फिरोज उसके साथ था। 22 मार्च 1351 ईस्वी फिरोज सुल्तान बना। फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, इस बात को याद रखिएगा। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का फिरोज कौन सा भाई था, तो ये चचेरा भाई था। इसके बाद फिर ऋणों की समाप्ति हुई थी। फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते ही उसने किसानों के ऋण को माफ कर दिया। उसके द्वारा केवल 4 कर लगाए गए थे। पहला खराज यानी लगान, दूसरा खुमस यानी युद्ध में लूट के माल पर कर और जजिया यानी गैर मुसलमान पर लगने वाला कर। उसके बाद फिर जकात, इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता है जो मालदार हो और उन लोगों को दिया जाता है जो कि अपाहिज या असहायक और साधनहीन हो। के समय में भी सिंचाई व्यवस्था थी तो फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। इसमें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी नहर थी। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सल्तनत काल में ऐसा कौन सा शासक था जिसने यमुना नदी से लेकर 150 मील लंबी नहर की बनवाई थी। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। उसने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। नगर और सार्वजनिक निर्माण कार्य फिरोज ने फतेहाबाद, हिसार, उसके बाद फिर फिरोजपुर और फिरोजबाद नगर बसाए। उसने मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। फिरोज ने ताश, घड़ियाल एवं एक जल खड़ी का भी निर्माण करवाया था। उसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया। इनमें से एक मेरठ और दूसरा ट्रोफा यानी पंजाब से लाया गया था। फिरोज ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया। इस प्रकार कुतुब मीनार अब 5 मंजिला बन गई। ने परोपकारी कार्य किया। उसने दीवाने खैरात विभाग स्थापित किया जो अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। उसने दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल यानी दार उल सफा स्थापित किया। फिरोज ने दीवाने इस्तिहाक की स्थापना की जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने से संबंधित था। उसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान बनाया। तुगलक के समय शिक्षा कैसा था? तो फिरोज विद्वानों का सम्मान करता था। उसके दरबार में बर्नी एवं शम्से सिराज, अफीफ जैसे विद्वान निवास करते थे। प्रमुख पुस्तकें व लेखक, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आता है कि फतह ए जहादारी बर्नी किसने लिखी थी? तो ये बर्नी ने लिखी थी। तारिक ए फिरोज शाही बर्नी, ये बर्नी ने लिखी थी। तारिक ए फिरोज शाही, ये शम्स ए सिराज यानी आफिफ ने लिखी थी। उसके बाद फिर फतुहात एवं फिरोज शाही जो कि फिरोज शाह तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा। उसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से प्राप्त 138 ग्रंथों में से कुछ का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसमें से एक का नाम दलाइले फिरोज शाही था जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। धार्मिक नीति कैसा था फिरोज शाह तुगलक का? तो फिरोज ने राज्य के शासन व्यवस्था में इस्लाम के कानून और उलेमा वर्ग को प्रधानता दी। वह सूफी संत बाबा
फरीद का अनुयायी था। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बाबा फरीद का अनुयायी कौन था, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली और अपने को खलीफा का नायब पुकारा। फिरोज शाह तुगलक से अन्य तथ्य भी है, जैसे आधुनिक इतिहासकार एल्फिंस्टन ने फिरोज को सुल्तान युग का अकबर कहा। फिरोज की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई। इसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद नासरुद्दीन महमूद शासक बना। इसका शासनकाल 1394 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक था। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसका शासन दिल्ली तक ही सीमित था। इसके शासनकाल में मंगोल तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। नासरुद्दीन की मृत्यु 1412 ईस्वी में हुई, जिसके बाद तुगलक वंश का शासन समाप्त हो गया। फिर 1412 ईस्वी में दौलत खान लोधी सुल्तान बना, परंतु खिज्र खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उससे परास्त कर स्वयं 1414 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन पर बैठकर एक नवीन राजवंश सैयद वंश जो भी पढ़ा वो हमने चैप्टर डिस्कशन किया। अब यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ये तुगलक वंश का था। खिलजी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो शाह की हत्याकार गाजी मलिक ने कब तुगलक वंश की स्थापना की? तो कब की थी? ये की थी 8 सितंबर 1320 ईस्वी में। गाजी मलिक यानी गाजी तुगलक निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम था? तो ये किसका था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ये करवाया था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने फिर नहरों का निर्माण करवाया था, कुओं का निर्माण करवाया था। किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क एवं गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया गया था? तो ये किस सुल्तान द्वारा जारी किया गया था? ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जारी किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 10 में 1 भाग या 12 में 1 भाग से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से समृद्ध नहीं था? तो ये कौन सा था? ये था गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये किसने कर दिया था? ये कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? तो ये किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक को। और किसके द्वारा दी गई थी? तो ये निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दी गई थी, क्योंकि सुल्तान जो था उससे भेंट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने चेतावनी दी थी कि अभी दिल्ली दूर है। हुनूज दिल्ली दूर अस्त अर्थात दिल्ली अभी दूर है कथा आप किसी सूफी संत से संबंध करते हैं? तो ये कौन सा सूफी संत ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक को? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन शस्त्र निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो ये मानता था गयासुद्दीन तुगलक। तो फाइनली दोस्तों आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसका नोट्स PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर सकते हो PDF और नोट्स को। और प्लस इसके साथ मिडावल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक अपलोड कर दिया गया है। एक एक टॉपिक को देख लीजिए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।